बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर से एक बार फिर फरहान असलम आप सबको खुश आमदीद कहता है। और आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है और उस लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से है जिसका ऐलान कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने किया। और उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त अपने अरूज पर पहुंच गई हैं। और चंद रोज पहले ही भारत ने खुसूसी तौर पर 5.5 अरब डॉलर का असलहा फौरी तौर पर खरीदने की मंजूरी दी है, जबकि हंगामी बुनियादों पर असला खरीदने के लिए भी कई $100 मिलियन का खुसूसी बजट मुख्तस कर दिया गया है। क्या कुछ हो रहा है, एक तो मुज़ाकरात के हवाले से और फिर जो जंगी तैयारियां हैं भारत की, इनके हवाले से इस पे आज के इस प्रोग्राम में मैं रोशनी डालूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को जरूर देखेंगे और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो काइंडली मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ इंडियन सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू दे रहे थे और ये गुज़श्ता रोज़ ये इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में ये उन्होंने बताया कि भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। 1 बरस हो गया करीबन इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उसकी खुसूसी हैसियत उसको ख़त्म कर दिया। वहाँ पर फ़ौज आ गई, फ़ौज तो पहले मौजूद थी लेकिन उसके तादाद को बढ़ा दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया इस तमाम इलाके में और तमाम मौसलात के जो ज़राए हैं उनको बंद कर दिया गया, ना इंटरनेट ना मोबाइल फ़ोन। और फिर एक जुल्म और बर्बरियत के एक नए सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया मकबूजा कश्मीर के खित्ते के अंदर और फिर वहाँ पर मुसलमानों का जो एक तनासुब है उसको बदलने के लिए दीगर जगहों से हिंदुओं को लाकर वहाँ पर बसाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये सब कुछ हुआ और फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खुद इमरान खान साहब ने इसको उठाया, इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में और फिर दीगर फोरम्स के ऊपर और प्रेशर को एक हद तक बिल्ड कर दिया कि अब इंडिया इस पर मजबूर हो गया कि वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ऑफ़र करे। अब ये मुज़ाकरात हैं क्या? पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मुज़ाकरात को पहली बार भारत ने पाकिस्तान को ऑफर नहीं दी है। माज़ी में मुतअद्दिद बार पाकिस्तान को भारत मुज़ाकरात की ऑफर कर चुका है और हमेशा ये उसी वक्त हुआ कि जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने प्रेशर को इस हद तक बढ़ाया कि मसला कश्मीर को हल किया जाए, तो उससे बचने के लिए, उससे भागने के लिए भारत ने एक आसान काम यह किया कि उसने फौरन पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, उम्मीदें बुलंद हुई पूरी दुनिया के लोगों की कि जनाब ये मसला हल हो जाएगा और फिर हासिल उसमें कुछ ना हुआ। 1998 में मुझे याद है आज भी कल की तरह इस बात को 22 बरस हो गए करीबन, इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के माबैन डायलॉग्स का आगाज़ हुआ था और मैंने उसको कवर किया बहैसियत सहाफ़ी। मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, एक उस वक्त मैं रोज़नामा अखबार के साथ बतौर सहाफ़ी काम करता था और जो डिप्लोमेटिक बीट थी यानी कि सफारती बीट वो मेरी ज़िम्मेदारी में थी, लिहाजा इन मुज़ाकरात को मुझे कवर करने का मौका मिला। 3 रोज़ करीबन ये चलते रहे और हम 3 दिन जनाब सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे इंतज़ार में जैसे वो खुशखबरी आनी हो कोई और हम बाहर टहल रहे हैं। सो वही कुछ सूरत हाल थी, लेकिन जमा खर्च कुछ ना हुआ और एंड ऑफ द डे मैंने जो स्टोरी फाइल की उसके बिना पर दफ्तर खारजा ने मेरा दफ्तर खारजा में दाखिला जो है कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया, क्योंकि मैंने जो स्टोरी दी उसमें रघुनाथ से जब सवाल किया गया मकबूजा कश्मीर के हवाले से तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो इंडिया का अटूट अंग है और उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और उस पर उस वक्त के हमारे सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब खामोश बैठे रहे और मुझे बात बड़ी नागवार गुजरी और मैंने इसको अपनी खबर में शामिल किया, बल्कि खबर को शुरू ही यहीं से किया और जिसे मेरी अखबार ने एक लीड स्टोरी बनाया जिस पर दफ्तर खारजा बड़ा बरहम हुआ। बहरहाल ये मुज़ाकरात जो हैं सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़या था। अब एक बार फिर भारत ने मुज़ाकरात की पेशकश की है। अब ये मुज़ाकरात किस हद तक सूदमंद साबित होंगे इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा शक व शुबहात हैं। माजी में जो कुछ होता रहा है, भारत सिर्फ टाइम गेन करने के लिए मुज़ाकरात करता रहा है, सो मैं समझता हूं कि एक बार फिर ये ऐसी एक्सरसाइज है। इसकी क्या वजूहात हैं? ये 2 बातें हैं। पहली बात जो मैंने अभी आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में कही कि भारत की जंगी तैयारियां अपने अरूज पर हैं। दूसरा, जो भारत जितने भी सरहदी इलाके हैं इस वक्त चाइना की जानिब और पाकिस्तान की जानिब, वहां पर जहां कहीं भी वो ये समझ रहा है कि उसको फौजें पहुंचाने में मुश्किल हो रही है, वहां पर खुसूसी तौर पर तामीर का काम बहुत तेज कर दिया गया है। वहां पे ब्रिजेस बन रहे हैं, वहां पे सड़कें बन रही हैं और ये काम पिछले 1 बरस से बहुत तेजी के साथ जारी है और गुज़श्ता और पिछले जो 3-4 माह गुजरे हैं इसमें इसको एक नई तेजी दे दी गई है और एक रिकॉर्ड बजट मुख्तस कर दिया गया है इस सारे काम को करने के लिए, जिसकी वजह से मुझे ये महसूस होता है कि भारत का ये कहना कि वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे ये महज
टाइम गेनिंग एक्सरसाइज है, यानी कि वक्त हासिल करने का एक जरिया है, बैन अल-अक़वामी प्रेशर को कम करने का जरिया है, वगरना अंदर से नीयत मैं नहीं समझता कि भारत की मुज़ाकरात की है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी ज़ाहिर है कि इस बार ऐसा हुआ है कि मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया गया है, शर्त आयद कर दी गई है। और उसमें शर्त क्या है, मोईद यूसुफ साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है, जो कि करण थापर को उन्होंने दिया, इंडियन सहाफ़ी को, पहली बार ऐसा हुआ कि जब से स्टेटस चेंज किया है इंडिया ने बजात खुद मकबूजा कश्मीर का, किसी पाकिस्तानी शख्सियत ने किसी भारतीय खबरसां एजेंसी या किसी भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया हो। बारह मोईद यूसुफ ने कहा कि शराइत ये रखी गई है कि इसमें कश्मीर को भी, कश्मीरी जो अवाम है मकबूजा कश्मीर के, उन्हें भी एक पार्टी बनाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर मसला उनकी ज़िंदगियों से मुतअल्लिक़ है और उनका इसमें शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। जिसके बारे में फैसला हो रहा हो उसको आप शामिल ना करें तो ये फैसला कैसे बामानी हो सकता है। दूसरी बात, तमाम सियासी कैदी जो हैं वो पाकिस्तान ने उनसे मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रिहा करें। जितने लोगों को, तमाम लीडरों को अब तो उन्होंने हिरासत में ले लिया था। महबूबा मुफ्ती को गुज़श्ता रोज़ रिहा कर दिया गया, वो भी हिरासत में थी, जो कि प्रो इंडियन रही हैं हमेशा से। उमर अब्दुल्ला और उनके जितना भी फैमिली है वो हमेशा प्रो इंडिया रही है, और उन लोगों को भी ज़ाहिर है कि भारत ने इस एक साल के अंदर उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सो पाकिस्तान ने कहा है कि तमाम सियासी कैदी जो हैं वो फौरी तौर पर रिहा कर दिए जाएं, और गैर इंसानी जो मुहासरा एक बरस से जारी है, एक बरस से ज़ायद हो गया अब तो, उसे भी फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इसके अलावा उनका ये कहना यह है कि कश्मीरियों को मुज़ाकरात में प्रिंसिपल पार्टी जो है वो तस्लीम किया जाए, और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी है वो भारत को बंद करना होगी। जो एक आप देखिए कराची के अंदर एक नई लहर दहशतगर्दी की शुरू हुई है। चंद रोज़ पहले ही एक नामवर हमारे मजहबी रहनुमा, उन्हें शहीद कर दिया गया, और ज़ाहिर है कि ये जो टारगेट किलिंग हुई इसके पीछे यकीनन हुकूमत पाकिस्तान कहना है कि भारत का हाथ है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि टीटीपी के जो मुख्तलिफ धड़े तकसीम हो गए थे अफगानिस्तान में, उन धड़ों को इकट्ठा करने के लिए सबको रिश्वत दी गई है। $10 लाख मुबैना तौर पर डॉक्टर मोईद ने यह बताया है कि रॉ की जानिब से अदा किए गए इन तमाम धड़ों को, और रॉ के एक अफसर की निगरानी में इन्हें इकट्ठा किया गया, और मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए। इसके अलावा आपको याद ही होगा कि APS में हमला हुआ था, जहां पर 100 से ज्यादा मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया था। और यह भी मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास बात के सबूत हैं कि इस सारे मसले को स्पॉन्सर इंडिया ने किया था, इसमें पैसे सारे इंडिया ने दिए थे उनको, जो दहशतगर्द वहां पर आए थे। और टीटीपी कमांडर ने इंडिया से 8 कॉलें उसको मौसूल हुई थी, और इसका सारा रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास मौजूद है। जबकि अफगानिस्तान में भारतीय जो एम्बेसी है वहां से गुज़श्ता 2 बरसों में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमला, गवादर में जो PC पे हमला हुआ था, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पे, और स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमले कराए गए थे, यह भी कहा गया है कि रॉ ने करवाया, और पाकिस्तान के पास इसके शवाहिद हैं। जबकि कहा गया है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक दहशतगर्द जमात है, इसको भी भारत मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है, और इसके दहशतगर्द को जो कि जख्मी हो गया था, इसका नई दिल्ली में इलाज कराया गया, और इसके सबूत भी पाकिस्तान के पास हैं। अब भारत किस हद तक जो है वो तैयार होता है इन तमाम शराइत को मानने में, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की शराइत बिल्कुल जायज़ हैं। भारत का ट्रैक रिकॉर्ड यह बताता है कि बात कुछ और होती है, और जाके जब इंडिया में पहुंचते हैं मुज़ाकरात कार इनके, तो वो बात कुछ और कर देते हैं। यहाँ मुझे 1998 का मैंने जिक्र किया, जब यहाँ से इंडिया पहुंचे तो उन्होंने जाके कहा कि हम तो कश्मीर की बात कर रहे थे जो पाकिस्तान के पास है, हमने तो अपने कश्मीर की बात ही नहीं की। सो उन्होंने स्टोरी सारी बदल दी, 3 दिन का जो जमा हासिल था वो 0 था, और हम सारे बेचारे सहाफ़ी जो हैं वहाँ पे उस वक्त एक टांग खड़े रहते थे सुबह से लेकर शाम तक, पता नहीं क्या होने वाला है, और कुछ इंशाल्लाह खुशखबरी आएगी कश्मीर के हवाले से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो मुज़ाकरात मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक वक्त गेन करने का जरिया है, क्योंकि इंडिया ने अपने जो वेपन परचेज है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और बज़ाहिर ये कहा गया है कि चीन के साथ हालिया झड़पों की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका ताल्लुक चीन से है। अब आप कहेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं। इंडिया ने जनाब अपना अभी लेटेस्ट जो मैं इनकी रिपोर्ट्स देख रहा था इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की, और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना यह है कि अगला 11 सालों में भारत को असलहे की अपनी जो रिक्वायरमेंट है इनको पूरा करने के लिए $233 अरब, $233 बिलियन की जरूरत होगी। ये बजट है उसका। पिछले 8 साल तक इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 रहा आर्म्स की परचेज के हवाले से, और फिर अब गुज़श्ता सालों से 2 सालों से करीबन ये दूसरे नंबर पर आ गया है, क्योंकि अब सऊदी अरब ने ज़्यादा असला खरीदना शुरू कर दिया है, और सऊदी अरब इस वक्त नंबर 1 पर है, इंडिया नंबर 2 पे चला गया है। सो बहुत बड़ा ये 10 साल से जो असला खरीद रहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया, ये कोई ज़ाहिर है कि शबरात पे चलाने के लिए नहीं है,
है, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना है या चाइना के खिलाफ अब इस्तेमाल होने का थोड़ा बहुत इम्कान मुझे दिखाई देता है, लेकिन चाइना से लड़ने की फिलहाल भारत में सख्त नहीं है। सो वो सारी जो आंखें हैं और जो सारे हमले हैं वो पाकिस्तान की जानिब भी करता है, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान से वो साइज़ में ही बड़ा है, मुआशी एतबार से मुस्तहकम है, लिहाजा वो समझता है कि पाकिस्तान उसके लिए तरन वाला है और वो जब चाहेगा पाकिस्तान को शिकस्त दे देगा। बहरहाल ये जो बजट है इस बरस का इनका जो अब जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021, इसमें 62.85 अरब डॉलर का बजट मुख्तस किया गया है भारत की जानिब से। दिफाई बजट है उनका जो कि पिछले बरस से तकरीबन 11% ज्यादा है, और इसमें 15 अरब तकरीबन 16 अरब के करीब रकम बनती है जो सिर्फ नए हथियार की खरीदारी के लिए है। इसके अलावा जो मैं आपको ये बताऊं कि जो मॉडर्नाइजेशन पिछले 3 सालों में भारत अब तक 37 अरब डॉलर खर्च कर चुका है अपने असलहे की खरीद के ऊपर, और जो बकौल उसके मॉडर्नाइज कर रहा है वो अपनी फौजों को, ये इस हवाले से है। जबकि 101 ऐसे नए प्लेटफॉर्म्स, नई ऐसी चीज़ें हैं दिफाई जो भारत खरीदने जा रहा है, और ये 2024 तक ये तमाम चीज़ें ले ली जाएंगी, खरीद ली जाएंगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने चंद रोज़ पहले ही इस हवाले से अपना एक बयान दिया है। जबकि इसमें सारा मैं आपको जो सिचुएशन जो बता रहा हूं, इसमें मजीद तेजी की जो मैंने आपसे बात की है वो ये है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इदारा है भारत का, और इसने चंद रोज पहले ही 5.55 बिलियन यानी कि 5.5 अरब डॉलर की असलहे की फौरी खरीदारी की जो है वो मंजूरी दी है। इसमें से 1 अरब का असलहा, 1 अरब डॉलर का बैरून मुल्क से खरीदा जाएगा, जबकि 4 अरब का असलहा ऐसा है, 4 अरब डॉलर का तकरीबन, जो कि भारत में बनाया जाएगा। मुख्तलिफ कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं और लाइसेंस के तहत भारत जो असलहा बना रहा है वो तमाम असलहा इसमें शामिल है। एक स्पेशल ग्रांट भी दी गई है जी फोर्सेस को कि अगर आप फौरी तौर पर कुछ खरीदना चाहते हैं तो 71.42 मिलियन पाउंड की ये ग्रांट है, जिसको किसी भी वक्त जो है रैपिडली अगर कोई हथियार खरीदना यानी कि उन्हें फौरी जरूरत पड़ रही है तो चंद दिन के अंदर अंदर ही वो इस ग्रांट से पैसा इस्तेमाल करके ये हथियार खरीद कर सकते हैं। इसके अलावा जो अप्रूव हुआ है अभी इंडिया की जानिब से, ये 59 जो MiG-29 है एयरक्राफ्ट अपग्रेड करने जा रहा है इंडिया अपने, जबकि 21 नए एयरक्राफ्ट इंडिया रशिया से खरीदेगा जिनकी मालियत 1 अरब डॉलर के करीब है। इसके अलावा 12 रशियन मेड स्कोई ये फाइटर्स हैं Su-300MKI, ये भी खरीद रहा है इंडिया, जबकि ये असल में बन रहे हैं इंडिया के अंदर ही, और ये इंडिया का अपना जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वहां पर ये तैयारे बनाए जाएंगे, और 1.53 अरब यानी कि 1.53 बिलियन डॉलर्स की इस पे कॉस्ट आएगी। ये जरा मल्टी जेट, ये मल्टी रोल ट्विन जेट ये जहाज है जो Su-30MKI है, और ये फाइटर है जो कि रशियन बिल्ड है, और ये लाइसेंस पर इंडिया में बन रहा है। और जाहिर है कि इंडिया, अभी आपको मालूम है कि राफेल भी इंडिया ने लिए हैं, 5 तैयारे की पहली खेप आ गई है, और टोटल मेरे ख्याल में 32 या 36 तैयारे हैं जो इंडिया ने लिए हैं। इसके अलावा जनाब लाइट जो हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, 73 हेलीकॉप्टर की तैयारी भी इसी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वहां पर जा रही है, हो रही है, और 38 अब तक यानी कि 38 इसमें से ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं जो लद्दाख के एरिया में इंडिया ने उनको अभी तक डिप्यूट कर दिया है। और ये अब टोटल कहा गया है कि ये 160 के करीब मजीद जो है इसमें प्रोड्यूस किए जाएंगे, और ये जाहिर है एक बड़ी तादाद है जो इंडियन उसको तब्दील कर रहे हैं सारे सिलसिले को। इसके अलावा बहुत सारा एम्यूनेशन जो है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स खरीदे जा रहे हैं जनाब। इसके अलावा BMP-2 ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, इनको अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि निर्भय जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है इसके हवाले से भी, और कुछ और मिसाइल हैं, ये भी इन्होंने कहा है कि इन पे भी पैसे लगाए जाएंगे, और इस हवाले से भी ऐलान कर दिया गया है। अभी तो 2 रोज पहले करीबन इंडिया ने निर्भय का ये 1000 किलोमीटर का ये क्रूज मिसाइल है जिसका टेस्ट किया था इंडिया ने, लेकिन ये लॉन्च के 8 मिनट के बाद ही ये इन्होंने कहा कि इंजन में खराबी आ गई है और ये टेस्ट फेल हो गया था इनका, लेकिन इंडिया बहरहाल इसमें ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिसको यूज करना चाहता है। इसके अलावा M77 अल्ट्रा लाइट ये गन्स हैं जो अमेरिका से अब खरीदने की इन्होंने बात कर ली है, और ये 145 तोपें जिसका ऑर्डर दे दिया गया है, और ये ज़ाहिर है कि इस्तेमाल होंगी ऑब्वियसली चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा एक जो गन है
जो तोप इसमें आ रही है 30 करोड़ इंडियन रुपीस की पड़ेगी, पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा इनकी करेंसी ज़ाहिर है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, सो 30 करोड़ रुपए की तकरीबन एक तोप जो है इसमें कॉस्ट कर रही है। इसके अलावा LGLA-S एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया से लिया जा रहा है जी। ये शोल्डर फायरिंग मिसाइल्स हैं जो जहाज़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको याद हो, स्ट्रिंगर मिसाइल्स का बड़ा तस्करा होता था अफगान वॉर के अंदर, जो बड़े हैं मेरे जितने उनको तो याद होगा, शोल्डर से फायर होते थे स्ट्रिंगर्स, जो कि अमेरिका समझता था कि किसी काम के नहीं है, लेकिन अफगान मुजाहिदीन ने रूस की इंट बजा दी इनको इस्तेमाल करके। लेकिन अब ये LGLA-S एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा जा रहा है, जबकि स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और हिरोन ड्रोन्स हैं, ये इजराइल इन्हें बेच रहा है। ये ऑलरेडी ड्रोन्स इंडिया के पास हैं और ये स्पाइक एंटी टैंक भी ले चुका था इससे पहले। ये 12 के करीब ये लॉन्चर्स और 200 स्पाइक मिसाइल इसने माजी में खरीदे थे और अब कहा जा रहा है कि ऑर्डर कम से कम इतना ही या इससे ज्यादा होने का इम्कान है। इसके अलावा जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, ये 50,000 कहा जा रहा है कि ये खरीद रहे हैं और या इनका ऑर्डर दे दिया गया इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए। जबकि जो स्पाइस बॉम्ब्स हैं, स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, ये भी इसकी एक बड़ी तादाद, असॉल्ट राइफल्स, एमुनेशंस और मिसाइल खरीदे जा रहे हैं। जबकि T-90 टैंक्स के लिए भी नया एमुनेशन खरीदा जाएगा। स्नाइपर राइफल्स 1800 खरीदी जा रही हैं, 1800, जबकि ऑलरेडी जो रशियन मेक की स्नाइपर राइफल्स इनके पास थी, अब उनको नाइट विजन लगाकर उनको कारामद बनाने की कोशिश की जा रही है रात के वक्त भी। एक और लंबी लिस्ट है मेरे पास जो असलहा भारत खरीद रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चलूं, राजनाथ साहब ने, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, 44 ब्रिजेस का इन्होंने इफ्तिताह किया है जो कि हंगामी बुनियादों पर बनाए गए हैं और ये सब सरहदी इलाकों पर हैं। खबर तो आई थी कि चीन की वजह से बनाए गए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये सब ब्रिज जो हैं इसमें सिर्फ 8 ऐसे हैं जो लद्दाख या चीन से मुल्हका सरहद पे वाक़ हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी सरहद के सरहदी इलाकों पे पाए जाते हैं। 44 से 8 उसमें से निकाल दें तो आपको पता चलेगा कि 90% से 85% ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी इलाके में। इसमें 44 ब्रिजेस में से 8 सिर्फ लद्दाख में है, 10 जम्मू कश्मीर में बनाए गए जो कि मकबूजा कश्मीर है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में 2 बनाए गए हैं, 4 पंजाब में हैं सरहद के साथ ही, जबकि 8 जो हैं उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में ये बनाए गए हैं, जबकि 4 जो हैं सिक्किम में हैं। 130 मेजर ब्रिजेस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इस सारे सरहदी इलाके के अंदर, जबकि 54 को कहा गया है कि ऑलरेडी कंप्लीट करके हैंडओवर किया जा चुका था इन 44 से पहले की ये बात है। बजट जो है ये बहुत बढ़ा दिया गया है, जो मैंने आपको कहा है 11,000 करोड़ का बजट दे दिया गया है। ये तमाम दिफाई जो सड़कें हैं, टनल्स हैं, ये बनाने के लिए, और ये फौरी तौर पर इस काम को बढ़ा दिया गया है। ये 5,000 करोड़ था तकरीबन 2015 के अंदर ये बजट, जो कि बढ़ाकर 2020-21 में 11,000 करोड़ कर दिया गया है। ये 2017-18 में भी 5,400 करोड़ था, अब जनाब 11,000 करोड़ है। ये एक बहुत बड़ी फिगर है जो कि भारत स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस के ऊपर। भारत की नीयत पे मुझे इसीलिए शक है, माजी के जो मुज़ाकरात हुए हैं और अब जो उसकी तैयारियां चल रही हैं, मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छी नवीद नहीं है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए। पाकिस्तान और चाइना ज़ाहिर है कि वो भी इस थ्रेट से बाखबर है। भारत भरपूर अंदाज से एक जंग की तैयारी कर रहा है। दूसरी जानिब बाज़ हल्के ये भी कहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि चाइना की ताकत को कम किया जाए और उसके लिए भारत को यह कहा जा रहा है कि वो चाइना और पाकिस्तान के साथ एक जंग करे। अब यह किस हद तक दुरुस्त है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हालात यही बताते हैं कि भारत फिलहाल अमन नहीं चाहता इस खत्ते में और उसकी कोशिश है कि जंग की जाए, और इसीलिए असलहे के इतने बड़े अंबार लग रहे हैं। अब ये किस हद तक किस ऊंट से करवट बैठता है मुज़ाकरात वाला, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, जिसकी मजीद डिटेल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। मैं हूं फरहान इस्लाम, और अगर आपको मेरे प्रोग्राम पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिंदगी तो इंशाअल्लाह ताला एक प्रोग्राम के साथ, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।